Assalamu alaikum students. Today our topic is tax and its canons. आज का टॉपिक टैक्स की डेफिनेशन और टैक्स के असूल के बारे में है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने टैक्स को डिफाइन किया, आज फिर इसे डिफाइन करेंगे। टैक्स मीन्स अ सम ऑफ मनी डिमांडेड बाय अ गवर्नमेंट फॉर इट्स सपोर्ट और तो इस तरह हमने टैक्स को डिफाइन किया कि टैक्स एक ऐसी लाजमी अदायगी है जो अवाम हुकूमत को करेगी। A sum of money demanded by a government for its support or for specific facilities or services lived upon income, property, sales, etc. Another definition of tax is a compulsory financial charge or some other type of levy imposed upon a taxpayer by a government organization in order to fund government spending and various public expenditures। यानी गवर्नमेंट को अपने मुख्तलिफ अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम से पेमेंट लेनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो ये तो वही डेफिनेशन थी जो लास्ट डे भी हमने स्टडी की हैं। अब हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कैनन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स के असूल, उसकी तरफ बढ़ते हैं। These are the principles of taxation. First of all, we have to study basic principles of taxation. These are called fundamental canons by Adam Smith. These four principles explained by Adam Smith. ये चार जो मेन असूल हैं, पहले बुनियादी असूल, वो एडम स्मिथ ने बयान किए हैं। इन असूलों में ये बताया जाएगा कि टैक्स आयद करते वक्त कौन कौन सी बातों को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बाय एडम स्मिथ इज कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। कैनन ऑफ इक्वालिटी। सेकंड वन इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी। पहले नंबर पे है असूल मुसावात, दूसरे नंबर पे है असूल तयक्कन, यानी यकीन से निकला है ये, और थर्ड वन इज कैनन ऑफ कन्वीनियंस, असूल सहूलत, और उसके बाद असूल कफ़ायत, कैनन ऑफ इकानमी। ये चार जो प्रिंसिपल्स हैं टैक्स के, ये एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किए हैं। ये एडम स्मिथ हु इज़ द फाउंडर ऑफ इकनॉमिक्स, एडम स्मिथ माशियात का बानी, उसने इन चार को एक्सप्लेन किया। कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन मीन प्रिंसिपल, असूल, टैक्स आयद करने के असूल। इसके अलावा कुछ मज़ीद कैनन्स भी हैं, कुछ मज़ीद प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ मज़ीद असूल भी हैं जो कि बाद में आने वाले इकोनॉमिस्ट वक्तन फ़वक्तन बयान करते रहे। इनको चेक कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। इनमें कैनन ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, यानी असूल लचकदारी। फिर इसके बाद कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, असूल पैदावारी, और कैनन ऑफ वैरायटी, और इसी तरह कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी यानी असूल सादगी, और कैनन ऑफ डाइवर्सिटी यानी असूल तनू, और उसके बाद कैनन ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत, और उसके बाद आ जाएगा कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी ताउन। तो इस तरह ये टैक्स के प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। याद रखना है कि जो पहले नंबर पे चार प्रिंसिपल्स हम स्टडी करने वाले हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किए, और उसके बाद बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन बाद में एक्सप्लेन किए गए। तो अब हम एडम स्मिथ के जो चार मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पहले उनको, और फिर बाद में बाकी तमाम प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है असूल मुसावात, कैनन ऑफ इक्वालिटी। It states that the burden of taxation must be distributed equally or equitably among the taxpayers. However, this sort of equality robs of justice because not all taxpayers have the same ability to pay tax। यानी ये जो असूल मुसावात है,
ये मुसावात के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, यानी तमाम लोगों पर एक जैसा टैक्स लगाया जाए। एक जैसे का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सब पर सेम अमाउंट में टैक्स इम्पोज किया जाए, बल्कि हर किसी पर उसकी इनकम के लिहाज से टैक्स इम्पोज किया जाए। जिसकी इनकम कम है उस पर कम टैक्स लगाया जाए, और जिसकी इनकम ज़्यादा है, जो ज़्यादा पे कर सकते हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, और जिनकी इनकम एक जैसी है उन पर एक जैसा टैक्स इम्पोज होना चाहिए। And the last point of this definition is rich people are capable of paying more taxes than poor people. अमीर लोग क्योंकि गरीबों के मुकाबला में ज़्यादा अदा करने की अहलियत रखते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा टैक्स और गरीबों पर कम टैक्स लगाना चाहिए। तो ये एडम स्मिथ की तरफ से बयान किया गया पहला बुनियादी असूल है, जिसमें असूल मुसावात की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया कि टैक्स इम्पोज करते वक्त इक्वालिटी को मद्देनजर रखा जाएगा, यानी तमाम लोगों पर उनकी आमदनी की मुनासबत के लिहाज से टैक्स लगाया जाएगा। एक बार फिर बताता चलूं, दिस इक्वालिटी नॉट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज अपॉन ऑल पर्सन, यानी तमाम लोगों पर एक जैसा टैक्स की बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पे इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, कि लोगों की इनकम की मुनासबत के लिहाज से उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाए, अमीरों पर ज़्यादा और गरीबों पर कम। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेकंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। दिस सेकंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड कैनन ऑफ सर्टेनिटी, असूले तयक्कन, असूले यकीन। इस प्रिंसिपल में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि टैक्स लगाते वक्त हुकूमत को इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जो भी टैक्स लगाया गया है वो यकीनी हो, यानी हुकूमत को यकीन हो कि इतना रकम या इतना टैक्स हमने इम्पोज किया और वो हमें लाजमी हर सूरत में हासिल हो जाएगा, ताकि हुकूमत अपने टारगेट्स को ईजीली अचीव कर पाए। And it is explained as the tax which an individual has to pay should be certain and not arbitrary, यानी टैक्स जो है वो यकीनी होना चाहिए, यानी अवाम को भी पता हो कि हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, और गवर्नमेंट को भी पता हो कि हमने टैक्स लगाना है और अवाम इसको पे करेगी, यानी दोनों तरफ से यकीन होना चाहिए कि कितनी अमाउंट में टैक्स लगेगा और कितनी अमाउंट में टैक्स पे होगा। According to Adam Smith, the time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, tax liability ought all to be clear and plain to the contributor and everyone, यानी सब लोगों को पता हो कि कितना टैक्स लगा, किस वजह से लगा, क्यों लगा, और सबको पता हो कि उन्होंने जितना जितना टैक्स उन पर इम्पोज किया गया है वो पे करना है। Thus, canon of certainty embraces lot of things. It must be certain to the taxpayer as well as to the tax levying authority, यानी दोनों के लिए यकीन होना चाहिए, दोनों किस्म के लोगों को, दोनों किस्म के लोग मीन जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने टैक्स इम्पोज करना है, और दूसरी पार्टी जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज करना है, यानी पब्लिक, अवाम। तो दोनों को यकीन होना चाहिए कि कितना टैक्स लगा, कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है, वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर यकीनी ना हुआ टैक्स तो फिर अंडरस्टूड है कि टैक्स पे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यानी असूल सहूलत। And according to this principle, taxes should be levied and collected in such a manner that it provides the greatest convenience not only to the taxpayer but also to the government, यानी टैक्स जब लगाए जाएं तो सहूलत दी जाए, ना ये कि लोगों को परेशान किया जाए, अवाम को परेशान किया जाए, क्योंकि जब अवाम को टैक्सों की शक्ल में परेशान किया जाएगा तो फिर अंडरस्टूड है कि टैक्स पे नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल इस बात को एक्सप्लेन करता है, ये असूल इस बात को एक्सप्लेन करता है कि टैक्स लगाते वक्त हुकूमत ने अपनी सहूलत को भी मद्देनज़र रखना है और अवाम की सहूलत को भी मद्देनज़र रखना है। दस इट शुड बी पेनलेस एंड ट्रबल फ्री एज फार एज प्रैक्टिस, यानी टैक्स लगाते वक्त कोशिश की जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि जब लोगों के पास अमाउंट मौजूद हो, रकम मौजूद हो, उनको आमदनी हासिल हुई हो, उस वक्त उन पर टैक्स लगाया जाए, और टैक्स अदा करने वाली जगह भी लोगों को के घर के आसपास या करीब होनी चाहिए, ताकि इजीली हर बंदा जाके अपना टैक्स अदा
कर सके, यानी कोई किसी किस्म की जो ट्रबल है वो लोगों को पेश नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह अथॉरिटीज़ को भी टैक्स इम्पोज करते वक्त या टैक्स कलेक्ट करते वक्त किसी किस्म की ट्रबल का सामना नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल सहूलत की बात करता है कि टैक्स तभी अदा हो पाएगा या हुकूमत को मिल पाएगा जब दोनों किस्म की पार्टीज़ को सहूलत दी जाए, अथॉरिटीज़ को भी सहूलत हो टैक्स इम्पोज करने के लिए, और जो दूसरी पार्टी है जिसने टैक्स अदा करना है यानी जनरल पब्लिक, उसको भी सहूलत हो टैक्स अदा करने में, तो तब टैक्स जो है वो आसानी के साथ पे होगा। And the fourth principle of taxation is canon of economy. According to this principle, this canon implies that the cost of collecting a tax should be as minimum as possible. यानी ये जो असूल कफ़ायत है ये इस बात का इसमें जिक्र किया गया है कि टैक्स लगाते वक्त और कलेक्ट करते वक्त कोशिश की जाए कि अखराजात कम से कम हों, ताकि जो टैक्स लगाया गया है वो सारी की सारी रकम गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा हो और गवर्नमेंट उसे फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो सके जिन लोगों से टैक्स की फॉर्म में वो रकम कलेक्ट की गई है। Any tax that involves high administrative cost and unusual delay in assessment and high collection of taxes should be avoided altogether. यानी कोई भी ऐसा टैक्स ना लगाया जाए जिसको लगाते वक्त या जिसको कलेक्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा इंतज़ामी अखराजात का सामना करना पड़े, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर अखराजात ज़्यादा हो गए तो जो रकम कलेक्ट की गई है अवाम से वो सारी की सारी कास्ट में चली जाएगी, वो सारी की सारी इन अखराजात में खर्च हो जाएगी, तो फिर हुकूमत अवाम के लिए काम कहाँ से करेगी। फिर हुकूमत ने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं उसके लिए उसे मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए एडम स्मिथ का ये जो चौथा प्रिंसिपल है ये कफ़ायत शारी की बात करता है कि टैक्स इम्पोज करते वक्त, टैक्स लगाते वक्त गवर्नमेंट ने कोशिश करनी है कि टैक्स लगाने के और कलेक्ट करने के अखराजात यानी जो कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन है वो कम से कम होनी चाहिए। यानी टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए, उनकी वर्किंग एफिशिएंट होनी चाहिए, उनके अंदर स्टाफ जो है वो ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि तमाम की तमाम जो टैक्सेशन की अमाउंट है वो सैलरीज में चली जाए उस स्टाफ की। तो इसलिए ये जो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ की तरफ से एक्सप्लेन किया गया ये इकोनॉमी यानी कफ़ायत शारी के बारे में बात कर रहा है। तो ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स को हमने स्टडी किया, ये चारों प्रिंसिपल्स, ये चारों कैनन्स, ये चारों असूल एडम स्मिथ की तरफ से बयान किए गए थे। अब हम बात करते हैं अदर प्रिंसिपल्स की, बाकी असूल व ज़वाबत कौन कौन से हैं टैक्स आयद करते वक्त जिनको मद्देनज़र रखना है। तो इसमें फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी असूल सादगी। इसका मतलब ये है कि टैक्सों का निज़ाम सादा होना चाहिए, आम फहम होना चाहिए, यानी हर बंदे को आसानी के साथ पता चल सके कि उसके ऊपर कितना टैक्स इम्पोज किया गया है, किस वजह से इम्पोज किया गया है और कहाँ पे करना है और कैसे पे करना है, और इसके रिजल्ट में क्या क्या बेनिफिट्स हमें हासिल हो सकते हैं। यानी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना की जाए, टैक्सों का निज़ाम सादा होना चाहिए ताकि लोग अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं, अपनी जो फाइल्स टैक्स की लोगों ने सबमिट करवानी होती हैं वो विदाउट एनी टैक्स कंसल्टेंट जमा करवा सकें, यानी अपने टैक्स का हिसाब किताब आसानी के साथ लगा सकेंगे लोग। यानी टैक्सों का निज़ाम सादा और आम फहम होगा तो तब हम कहेंगे कि टैक्स जो हैं वो अदा होते रहेंगे और गवर्नमेंट को इनकम हासिल होती रहेगी और गवर्नमेंट भी उसके ज़रिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करती रहेगी। अब हम इसको कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एवरी टैक्स मस्ट बी सिंपल एंड इंटेलिजिबल टू द people so that the taxpayer is able to calculate it without taking the help of tax consultant। जैसा कि आपको बताया कि टैक्स का निज़ाम सादा होना चाहिए ताकि हर बंदा अपने टैक्स को खुद से कैलकुलेट कर सके, यानी इजी कैलकुलेशन और इजी मेथड और इजी
फार्मूला होना चाहिए जिसके ज़रिए टैक्स जो है अवाम पर इम्पोज किया जाता है, ताकि हर किसी को समझ आ सके कि किस पर कितना टैक्स किस वजह से या किस तरीके से लगाया गया है। अ कम्प्लेक्स एज वेल एज अ कॉम्प्लिकेटेड टैक्स इज बाउंड टू यील्ड अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स, यानी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स जो होगा वो अनडिजायरेबल उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, यानी या तो वो चोरी हो जाएगा, उसकी एवेजन हो जाएगी, या वो पे नहीं किया जाएगा, या फिर वो लेट पे किया जाएगा, या उसमें कोई ना कोई हर्डल्स जो है वो सामने आ जाएंगे। इट मे एनकरेज टैक्स पेयर्स टू अवॉइड टैक्सेस इफ द टैक्स सिस्टम इज फाउंड टू बी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये था सादगी का असूल, यानी इसमें हमने सिंप्लिसिटी की बात की है कि टैक्सों का निज़ाम सादा और आम फैम होगा तो टैक्स पे होते रहेंगे। Now we move towards another principle, and this sixth principle is called canon of elasticity. छठे नंबर पे जो टैक्सों का असूल है वो है असूल लचक पजीरी या असूल लचकदारी, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इसके नाम से जाहिर है कि टैक्सों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़रूरत के मुताबिक कमी बेशी की जा सके, यानी अगर गवर्नमेंट को किसी वजह से ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए तो वो टैक्स को इंक्रीज़ कर सके, और अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इजीली कंप्लीट हो रहे हैं यानी कम अमाउंट की रिक्वायर्ड है अब बाकी महीनों में गवर्नमेंट को, तो टैक्स को रिड्यूस किया जा सके, तो इसे कहा जाएगा असूल लचकदारी, यानी टैक्सों के अंदर कमी बेशी की सहूलत हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट या जो टैक्स लिविंग और इम्पोजिंग अथॉरिटीज़ हैं वो ज़रूरत के मुताबिक टैक्स को बढ़ा भी सकें और ज़रूरत के मुताबिक टैक्स को कम भी कर सकें। एंड वी कैन आल्सो एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल बाय दिस canon implies that a tax should be flexible or elastic in yield, यानी टैक्स जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनके अंदर कमी बेशी की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। It should be lived in such a way that the rate of taxes can be changed according to the exigencies of the institution, यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक टैक्स की रकम को कम या ज़्यादा किया जा सकता हो तो टैक्स का असूल इलास्टिक होगा। Whenever the government needs money, it must be able to extract as much income as possible without generating any harmful consequences through raising tax rates. Income tax satisfies this principle, यानी जो आमदनी टैक्स है वो इस असूल पर किसी हद तक पूरा उतरता है, यानी उसको ज़रूरत के मुताबिक कमोबेश किया जा सकता है। तो ये जो छठा प्रिंसिपल, छठा असूल हमने स्टडी किया, ये टैक्सों की के अंदर चेंज की बात करता है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद हो, जिसको ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा किया जा सकता हो। इसके बाद सेवंथ पॉइंट, सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी और कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, असूल पैदावारी। टैक्सों का निज़ाम असूल पैदावारी को भी पूरा करने वाला होना चाहिए। नो प्रोडक्टिविटी मीन्स दैट द अमाउंट जनरेटेड बाय द टैक्स। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि लोगों जब टैक्स अदा करें लोग तो हुकूमत को जो है वो मनी की फॉर्म में जनरेट होना चाहिए अमाउंट, यानी हुकूमत को पैसे मिलने चाहिए इसकी सूरत में, और फिर उन पैसों को डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में या डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट लगाएगी, इस्तेमाल करेगी, जिससे पब्लिक वेलफेयर को यकीनी बनाया जाएगा। इसे हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेल नोन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस चार्ल्स एफ बस्टेबल, टैक्सेस मस्ट बी प्रोडक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव, यानी टैक्स जो हैं वो प्रोडक्टिव भी हों और कॉस्ट इफेक्टिव भी हों, यानी कॉस्ट उन पर कम से कम आए और उन टैक्सों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट की जाए ताकि उस अमाउंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके। दिस इम्प्लाइज दैट द रेवेन्यू यील्ड फ्रॉम एनी टैक्स मस्ट बी अ साइजेबल वन, यानी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैक्सों के ज़रिए वो ठीक ठाक होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, हैंडसम अमाउंट कलेक्ट होनी चाहिए टैक्सों की सूरत में।
Further, this canon states that only those taxes should be imposed that don't hamper productive efforts of the community. यानी दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि टैक्स इस तरह से होने चाहिए कि किसी पर्सन की भी प्रोडक्टिव एफर्ट्स उससे डिस्टर्ब ना हो। यानी जो मुख्तलिफ माशरे से तल्लक रखने वाले, मुख्तलिफ तबकों से तल्लक रखने वाले लोग डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस के बाद। A tax is said to be productive one only when it acts as an incentive to production। यानी टैक्स उसी वक्त प्रोडक्टिव होगा जब प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट मिले टैक्सों की वजह से, या प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्शन के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। एट्थ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड कैनन ऑफ डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की का असूल। इस असूल के मुताबिक टैक्सों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो मुल्क में मुआशी तरक्की लेकर आए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए नेशनल इनकम यानी प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज करती चली जाए। ये ना हो कि टैक्सों का निज़ाम इस तरह का हो कि दिन ब दिन कौमी आमदनी में कमी होती चली जाए, तो ऐसा टैक्स सिस्टम जो है वो अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि कैनन ऑफ डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखकर टैक्स इम्पोज किए जाने चाहिए। यानी टैक्स का सिस्टम ऐसा हो जिसकी वजह से मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन शुड बी सच एज may ensure economic development in the country, that is the amount collected through taxes should be spent in such a way may speed up the economic development। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होना चाहिए। ये ना हो जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में बताया गया कि टैक्सों की वजह से प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन नहीं होना चाहिए बल्कि पहले से बढ़ना चाहिए टैक्सों के इम्पोज करने की वजह से। रेज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी बी स्ट्रेंथन, यानी मुल्क के अंदर टैक्स इम्पोज करते वक्त रोज़गार का मेयार भी बढ़ना चाहिए और मुल्क मुआशी लिहाज से इस्तेहकाम में भी आना चाहिए। यानी मुल्क के अंदर मुआशी लिहाज से इस्तेहकाम हो, हर लिहाज से इस्तेहकाम हो, हर लिहाज से इकानमी जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, तो तब कैनन ऑफ डेवलपमेंट पर अमल किया जाएगा। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज कॉल्ड कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है तनोव, इसे हम कहेंगे असूल तनोव। तनोव का मतलब होता है कि टैक्स जो है वो मुख्तलिफ सिमतों में यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर लगाया जाए। ये ना हो कि सारे का सारा बोझ एक ही डिपार्टमेंट पे डाल दिया जाए और किसी वजह से किसी स्पेसिफिक ईयर में वो डिपार्टमेंट जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाया तो हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट ही ना हो। इसलिए प्रिंसिपल्स के अंदर इस प्रिंसिपल को शामिल किया गया कि जो टैक्सेशन है वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, यानी टैक्स की बेस डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इसके अंदर शामिल किया जाए। ये ना हो कि एक ही डिपार्टमेंट पर सारा टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, सारा बोझ एक ही शोबे पर डाल दिया जाए, बल्कि बेहतर होगा कि सारे शोबों को, मईशत के जितने भी शोबे हैं सब पर थोड़ा थोड़ा बोझ डाल दिया जाए, ताकि अगर कोई एक आधा शोबा किसी वजह से काम नहीं कर पाया तो हुकूमत के रेवेन्यू के ऊपर कोई इतना बड़ा मनफी असर ना पड़े। टैक्सेशन मस्ट बी डायनेमिक। दिस मीन्स दैट country's tax structure ought to be dynamic or diverse in nature rather than having a single or two taxes। यानी एक दो टैक्सेस की बजाय या एक दो डिपार्टमेंट्स के ऊपर टैक्स इम्पोज करने की बजाय टैक्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, बहुत सी शक्लों में होने चाहिए, जैसा कि हमने टैक्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है। फिर इसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन इन अ टैक्स स्ट्रक्चर विल डिमांड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी मुख्तलिफ जो तबके हैं इकानमी के, जो अब पॉपुलेशन है, मुआशरा है, जो मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों से तल्लक रखने वाले जो लोग हैं, कोशिश की जाए कि उनमें से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाए।
ताकि तमाम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने में पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी वेलफेयर का बायस बन सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्सों के ज़रिए अमाउंट कलेक्ट करनी है वो अंडरस्टूड है कि हमारे लिए ही गवर्नमेंट ने उसको स्पेंड करना है, हमारी इकानमी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ही उस रकम को स्पेंड आउट किया जाएगा, अखराजात किए जाएंगे, ताकि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके, हमारे इकानमी को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड कैनन ऑफ वैरायटी। कैनन ऑफ वैरायटी में ये है कि डिफरेंट टाइप्स के टैक्स होने चाहिए। जैसा कि हमने टैक्स की मुख्तलिफ टाइप्स को स्टडी किया, तो उसमें हमने ये देखा कि मुख्तलिफ शक्लें हैं टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स भी हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी हैं। उसके अलावा हमने डायरेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमने सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह को स्टडी किया। तो इसमें यही कहा गया है इस प्रिंसिपल के अंदर कि वैरायटी ऑफ टैक्स जो है वो इम्पोज की जाए, ताकि हर बंदा किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने का बायस बन रहा हो, क्योंकि यही रेवेन्यू हमारे लिए मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट अप करने के लिए हुकूमत इसको खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो क्योंकि ये हमारे लिए ही खर्च होना है, इसलिए कहा गया कि वैरायटी ऑफ टैक्सेशन जो है वो इम्पोज की जाए लोगों के ऊपर। सिंगल टैक्स कैन बी इजीली अवॉइडेड, यानी अगर किसी बंदे पर एक ही शक्ल में टैक्स लगाया जाएगा तो उसको चोरी करना आसान होगा, बजाय ये कि मुख्तलिफ शक्लों में जगह जगह पर आप पर टैक्स लगाए जाएं, तो आप फिर बच नहीं पाएंगे टैक्स से। किसी ना किसी जगह पे आपको गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट टैक्स एजेंसीज। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, यानी कोऑर्डिनेटेड मैनर्स के अंदर टैक्स इम्पोज किया जाए, क्योंकि टैक्स इम्पोज करने वाले डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अलग है, और इसी तरह बाकी टैक्सेस के भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन सब की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि पता हो कि किस पर्सन पर कौन सा डिपार्टमेंट कितना टैक्स लगा रहा है, और ये भी पता हो कि कौन सा पर्सन कितना कितना टैक्स किस किस डिपार्टमेंट को पे कर रहा है। क्योंकि लोगों को तो जस्टिफिकेशन चाहिए ना कि हम तो फलां टैक्स भी दे चुके, फलां भी दे चुके। तो ये तभी इनका जवाब दिया जाएगा इन बातों का जब सारे डिपार्टमेंट्स आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होंगे। तो हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, अ टैक्स पेयर मस्ट बी गिवन जस्टिफिकेशन एज टू व्हाई ही इज पेइंग पर्टिकुलर टैक्स। यानी जब भी गवर्नमेंट किसी पर टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये टैक्स किस वजह से लगाया गया, और उसकी अमाउंट को भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस तरीके से या किस असूल के ज़रिए या किस मेथड के ज़रिए ये अमाउंट इतनी आपकी बनती है। तो ये तभी हो पाएगा जब तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको पता हो, आपस में सबका लिंक हो, इंटरकनेक्टेड हो सारे, ताकि आवाम को जो है वो बताया जा सके, सेटिस्फाई किया जा सके। क्योंकि जब तक जनरल पब्लिक को टैक्सेशन की शक्ल में या टैक्सेशन की सूरत में सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, तब तक जनरल पब्लिक जो है वो टैक्स पे नहीं करेगी। इसलिए उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी जस्टिफिकेशन टैक्सेस की ज़रूरी है। तो ये तभी हो पाएगा जब तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट के ज़रिए चलेंगे, कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, कंप्लीट हो चुका है ये हमारा टॉपिक। तो एक टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, और वो है व्हाट इज़ बेस्ट टैक्स सिस्टम। कि कोई भी अच्छा निज़ाम टैक्स कौन सा है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो उसका आंसर भी यही होगा, यानी कैनन ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए या बेस्ट टैक्स सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस इन दोनों में इन्हीं प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी तरह आइडियल टैक्स सिस्टम के हवाले से आपसे पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन की सूरत में, तो तब भी आपने इन्हीं कैनन को एक्सप्लेन करना है। Any tax system which satisfy all the principles of taxation is called ideal tax system। तो इस तरह से हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।